कहानी के शुरुआत में हम जेनिफर हिल्स नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपनी गाड़ी पर बैठे एक घर के सामने रुक जाती है और अंदर जाते ही उसे वहां पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो पहले से जेनिफर को जानता था, क्योंकि जेनिफर ने उसे एक केबिन रेंट पर लिया था, जिसकी वजह से वो आदमी जेनिफर को घर की चाबियां और साथ ही साथ वहां तक जाने का मैप भी दे देता है जो कि शहर से बहुत ही ज्यादा दूर था। और जेनिफर भी एक ऐसी जगह तलाश कर रही थी जहाँ पर वो बड़ी खामोशी के साथ अपने नावल लिख सके, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी नावल राइटर थी। जिसे कहते ही वो बूढ़े आदमी से मैप लेकर घर की तरफ रवाना हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दूर था, जिसकी वजह से वो रास्ते में रुकते ही कुछ आदमियों को मैप दिखाकर रास्ता पूछने लगती है, क्योंकि जेनिफर के मुताबिक वो रास्ता भूल चुके थे। तो अब हम यहाँ पर तीन दोस्त एंडी, जॉनी और स्टैनली को देखते हैं जो अपनी शॉप के सामने रुका जेनिफर को देखते ही उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की थी। लेकिन जेनिफर उन सभी को इग्नोर कर देती है और आखिरकार स्टैनली के रास्ता बताते ही वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो जाती है। लेकिन इस बार वो किसी तरह करके उसी केबिन तक पहुंच जाती है जिसे उसने रेंट पर लिया था, जो एक बहुत ही सुनसान जगह पर होने के साथ साथ जंगल के भी बीचों बीच था, जिसके अंदर जाते ही जेनिफर अपना सामान निकालकर फौरन लिखना शुरू कर देती है, क्योंकि वो बिल्कुल एक ऐसी ही जगह तलाश कर रही थी जहां पर किसी के भी बिना डिस्टर्ब किए वो आसानी से लिखती रहे। अब रात को जब जेनिफर अपनी दोस्त के साथ बातें कर रही थी तो उसे घर के सामने स्टोर रूम से किसी की आवाज सुनाई देती है और जेनिफर उसे देखने के लिए जो ही अंदर जाती है तो वहाँ पर कुछ सामान के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो डोर लॉक करते ही वापस आ जाती है। लेकिन इसी बीच चेयर पर बैठते ही उसके ऊपर ड्रिंक गिर जाती है, जिसकी वजह से वो रूम के अंदर जाते ही अपनी शर्ट साफ करने लगती है। लेकिन अब यहाँ पर कोई और ऐसा भी मौजूद था जो सारे सीन को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था, जिसके बारे में जेनिफर खुद भी नहीं जानती थी। अब सुबह होने के बाद जेनिफर जो ही जॉगिंग कर रही थी तो रास्ते में उसे अपने सामने एक वीरान घर दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो जो ही अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर एक बाथ टब के अलावा पुरानी सीजर भी दिखाई देती है। अब जेनिफर ये देखने के बाद डर के मारे वहाँ से निकलते ही घर वापस आ जाती है और जो ही अपना चेहरा साफ करने लगती है तो उसकी टैप भी खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो प्लम्बर को कॉल करते ही यहाँ पर आने का कहती है। और कुछ टाइम गुजरने के बाद प्लम्बर आते ही टैप को सेट कर देता है, जिसे देखते ही जेनिफर खुशी के मारे उसके गले लग जाती है। अब इसी के बाद हम उन्हीं तीनों लड़कों एंडी, स्टैनली और जॉनी को देखते हैं जो जंगल में बैठे एक साथ जेनिफर की वीडियो देख रहे थे, क्योंकि घर में जिस लड़के ने वीडियो बनाई थी वो और कोई नहीं बल्कि स्टैनली ही था, जिससे मालूम हो जाता है कि ये तीनों दोस्त बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। तो इसी बीच वहाँ पर मैथ्यू आते ही इन्हें अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि जेनिफर ने उसे गले लगाया है, जिसे सुनकर ये सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मैथ्यू की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था, जिसकी वजह से वो सभी एक साथ ही जेनिफर के घर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब रात को जब जेनिफर घर के अंदर सो रही थी तो वहाँ पर ये चारों दोस्त आते ही डोर के सामने एक डेड स्पैरो डालकर छुप जाते हैं, जिसकी आवाज सुनकर जेनिफर भी जागने के बाद डोर के सामने पहुंच जाती है। लेकिन इस बार भी उसे स्पैरो की बजाय अपने सामने स्टोर रूम से आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो स्टोर रूम को लॉक करते ही घर वापस आ जाती है। लेकिन इस बार वो अपने सामने मैथ्यू और उसके तीनों दोस्तों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, जो बिना बताए घर के अंदर आ गए थे और वो जेनिफर को देखकर ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जिनसे मालूम हो जाता है कि ये चारों दोस्त अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी जॉनी एक बोतल उठाते ही जेनिफर से उसे ड्रिंक करने का कहता है। इसे सुनकर वो पहले तो मना करती है, लेकिन उनके बहुत ज्यादा डराने की वजह से बात मान जाती है। लेकिन वो सभी इससे भी नहीं रुकते और गुस्से में आते ही जेनिफर को अपने दांत दिखाने का कहते हैं, जिनकी बातें सुनकर वो खुद भी वैसा ही करती जा रही थी जैसा वो उसे करने को कह रहे थे, क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा होने के साथ साथ जेनिफर भी घर के अंदर अकेली थी और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था इस सब की वीडियो पॉज है रहा। स्टैनली भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन इसी बीच जेनिफर बड़ी चालाकी से स्टैनली पर आई स्प्रे मारते ही वहाँ से भाग जाती है। तभी भागते भागते जेनिफर को अपने सामने शेरिफ नाम का एक पुलिस वाला दिखाई देता है, जिसे वो अपने साथ होने वाले हर चीज के बारे में बता देती है, क्योंकि उसके साथ जेनिफर के केबिन का मालिक भी मौजूद था। लेकिन शेरिफ भी ये सुनने के बाद जेनिफर को अपने साथ पुलिस स्टेशन पर ले जाने की बजाय वापस उसी घर के अंदर ले आता है, जहाँ पर देखते ही देखते पूरा सीन ही चेंज हो जाता है, क्योंकि शेरिफ भी जेनिफर की मदद करने की बजाय उन सभी लड़कों के साथ मिला हुआ था। अब जेनिफर ये सब देखने के बाद और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि इस बार वो पहले की तरह भाग भी नहीं सकती थी, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर शेरिफ को एक जोरदार मुक्का मार देती है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये पांचों कितने ज्यादा कमीने और वो भी सब के बाद जेनिफर को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। लेकिन इस बार भी स्टैनली सारे सीन की वीडियो बना रहा था, जिसकी वजह से जेनिफर घर से बाहर आते ही अपने सामने एक तालाब देखकर उसी के अंदर कूद जाती है, जो इन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी की बात थी, क्योंकि जेनिफर अगर जिंदा बच गई तो वो इन सभी के खिलाफ एक बहुत ही पावरफुल एविडेंस थी। जिसके बाद वो सभी तालाब के अंदर भी जेनिफर की बॉडी ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती और आखिरकार घर वापस आते ही वहाँ पर भी सभी एविडेंस इकट्ठे करके जला देते हैं। अब इस सब के बाद शेरिफ भी चाबियां लेकर उसी बूढ़े आदमी के पास पहुंच जाता है, जिसकी
जिसके कैबिन में जेनिफर रह रही थी, क्योंकि वो इस बारे में जरा भी नहीं जानता था कि जेनिफर इस वक्त कहाँ है। लेकिन फिर भी शेरफ से चाबियां ले लेता है क्योंकि वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। अब कुछ दिनों के गुजरते ही मैथ्यू को अपने सामने जेनिफर बहुत ही ज्यादा डरावनी हालत में दिखाई देती है, जो ये सब देखकर और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि कैबिन का मालिक भी शेरफ से जेनिफर के बारे में पूछने लगता है, जिसे उसने हाल ही में फोन किया था, क्योंकि शेरफ ने उससे भी जेनिफर के बारे में झूठ बोला था, जिसकी वजह से वो सुबह होते ही बूढ़ी आदमी के पास आकर उसे शूट कर देता है ताकि वो इस सब के बारे में किसी को भी ना बताए। तो दूसरी तरफ स्टैनली के घर से भी जेनिफर की बनाई हुई रिकॉर्डिंग गायब हो जाती है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा डर जाता है और जो ही इस सब के बारे में अपने दोस्तों को बताता है तो जॉनी ये सुनते ही उस पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग उनकी सजा के लिए एक बहुत ही बड़ा सबूत थी। तभी रात होने के बाद जॉनी को भी अपने डोर के सामने उसी तरह डेड स्पैरो दिखाई देती है जैसा उन्होंने जेनिफर के साथ किया था, लेकिन वो इस सब को अपने दोस्तों का एक मजाक समझता है और जो ही बैक डोर पर आता है तो वहाँ पर जेनिफर के चप्पल देखते ही बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये सब भी उसे मरा हुआ समझ रहे थे। अब दूसरी तरफ शेरिफ भी अपने घर पहुंच जाता है, तो इसी बीच वो अपनी टेबल पर स्टैनली की रिकॉर्डिंग टेप देखते ही बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसकी बीवी और बेटी भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अभी तक भी इसे नहीं देखा था। जिसके बाद शेरिफ उसे उठाते ही इन सभी के पास पहुंच जाता है और गुस्से में आते ही टेप स्टैनली के मुंह में घुसा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस सब के बारे में उसकी फैमिली को भी मालूम हो, और सभी से एक साथ जेनिफर को ढूंढने का कहते ही वहाँ से चला जाता है। अब इस सब के बाद हम मैथ्यू को देखते हैं, जो अपने सामने जेनिफर को बैठा देखते ही उसे एक सपना समझ लेता है और करीब जाते ही उससे बातें करने लगता है, लेकिन इस बार जेनिफर बहुत ही ज्यादा बहादुर हो चुकी थी और एक रस्सी लेते ही मैथ्यू को गले में बांधकर उसे अपने साथ ले जाती है। अब बाकी दोस्त भी अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढ रहे थे, तो इसी बीच एंडी जो ही आगे जाता है तो उसे जंगल में किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो और स्टैनली उसी वीरान घर के सामने पहुंच जाते हैं जिसे कहानी के शुरू में जेनिफर ने देखा था। अब एंडी उसे देखने के लिए घर के अंदर चला जाता है और स्टैनली बाहर ठहरा ही उसे ढूंढने लगता है। तभी स्टैनली जो ही आगे जाता है तो वो अपने सामने जेनिफर को देखते ही बड़ी तेजी के साथ उसी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इसी भी रास्ते में ट्रैप के लगे होने की वजह से वो उसी के अंदर फंस जाता है। अब एंडी भी स्टैनली की आवाज सुनकर जो ही करीब आता है तो पीछे से जेनिफर एक बेसबॉल बैट मारते ही उसे बेहोश कर देती है और अपने साथ लाकर एक टब के ऊपर स्टैंड की मदद से बांध देती है और आखिरकार पानी के फुल होते ही उसके अंदर एसिड डाल देती है, क्योंकि अब वो इन सभी से एक एक करके बदला ले रही थी। और गुस्से में आते ही एंडी के नीचे से एक लकड़ी निकाल लेती है, जिसके निकलते ही वो खुद को रोकने के बावजूद भी एसिड के अंदर गिर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता से पूरा चेहरा जलने की वजह से एंडी की भी मौत हो जाती है। अब जेनिफर उसे मरा हुआ देखते ही घर से बाहर निकलकर स्टैनली के पास पहुंच जाती है और अपने बैग से मछलियों के कांटे निकालते ही स्टैनली की आंखों पर लगाने के बाद उसे पेड़ से बांध देती है, क्योंकि जैसा इन सभी ने जेनिफर के साथ किया था वो वैसा ही इन सभी के साथ कर रही थी। और आखिर में जेनिफर एक मछली काटते ही उसका वेस्ट मटेरियल स्टैनली के चेहरे पर लगा देती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद वहां पर सभी कौवे आकर स्टैनली के चेहरे को काटने की बजाय उसकी आंखों को भी निकाल देते हैं और इसी के साथ स्टैनली की भी मौत हो जाती है। अब बारी थी जॉनी और शेरिफ की, जिन्हें मारने के लिए जेनिफर जॉनी की शॉप पर जाते ही उसे एक रॉड मारकर बेहोश कर देती है। अब जॉनी जो ही अपने होश में आता है तो उसके दोनों हाथ और टांगें रस्सी के साथ बंधी हुई थी। अब जेनिफर भी गुस्से में आकर जॉनी को उसी तरह टॉर्चर करने लगती है जैसा शुरू में उसने किया था, लेकिन जेनिफर इस सब के साथ साथ उसके दांत भी निकाल लेती है, जिसकी वजह से अब जॉनी की भी आहिस्ता आहिस्ता से मौत हो जाती है। और अब बारी थी हमारी कहानी के आखिरी विलन शेरिफ की, जिसे ढूंढने के लिए जेनिफर उसी की बेटी की टीचर बनकर घर पहुंच जाती है और कॉल करते ही शेरिफ को भी इस सब के बारे में बता देती है, जिसे सुनने के बाद वो जो ही घर पहुंचता है तो वहाँ पर जेनिफर पहले से उसकी बेटी को अपने साथ ले गई थी और डर के मारे जो ही गाड़ी में बैठता है तो वहाँ पर जेनिफर उसे एक रॉड मारते ही बेहोश कर देती है। अब आखिर में शेरिफ जो ही अपने होश में आता है तो जेनिफर उसके साथ एक गन इस तरह से सेट कर देती है कि सामने बैठे मैथ्यू की भी एक साथ ही मौत हो जाए, जिसकी वजह से वो गन को रस्सी से बांधकर मैथ्यू के साथ सेट कर देती है और खुद बाहर बैठे दोनों के मरने का इंतजार करने लगती है। अब मैथ्यू जो ही अपने होश में आकर हाथ उठाता है तो ट्रिगर दबने की वजह से गन शूट होते ही दोनों की एक ही गोली के साथ मौत हो जाती है, जिसकी आवाज सुनकर बाहर बैठी जेनिफर भी खुशी महसूस करती है। कहानी के शुरुआत में हम कैटी नाम की खूबसूरत लड़की को देखते हैं, जो एक कैफे में काम करने के साथ साथ अच्छी मॉडल भी थी, जिसे इसी बीच वहीं पर अपनी दोस्त देखते ही बुला लेते हैं, क्योंकि वो उसे एक अच्छी जॉब करता हुआ देखना चाहती थी और इसी वजह से वो कैटी को अपनी पोर्टफोलियो भी बढ़ाने का कहती है ताकि वो कोई अच्छी जॉब लेकर काम कर सके। और इस सब के अलावा कैटी खुद भी एक मॉडल बनना चाहती थी, जिसे अपनी फ्रेंड इस सब के लिए कुछ पिक्चर भी बनाने का कहती है ताकि वो उसे किसी अच्छे फोटोग्राफर को दिखाते ही मॉडलिंग के लिए अप्लाई कर सके। लेकिन कैटी को इस सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसके बाद घर वापस जाते वक्त कैफे में लगा हुआ फ्री फोटोग्राफी का बोर्ड देखते ही वहाँ से नंबर उतार लेती है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में एक अच्छी जॉब की बहुत जरूरत थी, जिसको ढूंढने के लिए वो अपने घर जाते ही सभी फोटोज देखने लगती है, जहाँ पर हम उसकी और पिक्चर भी
देखते हैं, लेकिन कैटी को उनमें से एक भी पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से वहीं पर ही बैठे फोटोग्राफी वाले को फोन करने की लगती है, जो कैटी से सारी इन्वेस्टिगेशन लेने के बाद उसे अपनी पिक्चर भी सेंड करने का कहता है, ताकि वो उसे देखते ही अपने बारे में सब कुछ बता सकें, क्योंकि उन्हें भी मॉडलिंग के लिए बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की की जरूरत है, जो अब कैटी को पिक्चर सेंड करते ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस सब के अलावा कैटी को अपने टाइम के बारे में भी बता देते हैं, ताकि वो उनसे मिलते ही और जानकारी ले सके, जिसका सुनते अब कैटी भी सुबह होते उनके ऑफिस में पहुंच जाती है, जहाँ पर पहले से और भी लड़कियां मॉडलिंग कर रही थी, लेकिन उन्हें किसी भी लड़की में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। और इस सब के अलावा हम वहाँ पर 3 भाई जॉर्जी, निकोली और एवान से भी मिलते हैं, जो तीनों एक साथ ही यहाँ पर मॉडलिंग करते थे। और कैटी उन्हें देखते ही अपने बारे में भी सब कुछ बता देती है, जिनका भाई जॉर्जी तो पूरी तरह उस पर लट्टू हो चुका था। और इस सब के अलावा कैटी वहाँ पर मॉडलिंग भी बहुत अच्छी तरीके से करती है, लेकिन एवान को इस सब में जरा भी मजा नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो मॉडलिंग रोकते ही कैटी को कुछ क्लोज कपड़े पहनने का कहता है, जिसे सुनते ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि कैटी को इन सभी चीजों की जरा भी आदत नहीं थी। जिसके बाद वो उन्हें वही छोड़ते ही घर की तरफ रवाना हो जाती है। और इस सब के अलावा घर पहुंचते ही उन पर हंसने भी लगती है, क्योंकि वो कैटी को बहुत ज्यादा फनी लग रहे थे। लेकिन आप सभी को उन तीनों के बारे में बहुत जल्द आगे पता चल जाएगा। और ऊपर से वहाँ पर जॉर्जी भी कैटी का पीछा करते पहुंच जाता है, जो इस बार कैटी से मिलने के लिए उसकी बनाई हुई पिक्चर लेकर आया था, लेकिन कैटी उसके साथ बात करने में भी जरा इंटरेस्टेड नहीं थी, जिसका जॉर्जी पर भी बहुत ज्यादा असर होता है। और ऊपर से अब कैटी जॉर्जी के हाथ पेन ड्राइव लेते ही डोर लॉक कर देते हैं, क्योंकि उससे भी अब इन तीनों पर शक होने लगा था। जिसके बाद जॉर्जी भी घर वापस आता है, कैटी की पिक्चर्स देखने लगता है, और वो खुद भी इस सब के बाद बिना देर किए कैटी के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे पहले तो जरा भी मालूम नहीं था, लेकिन आखिर में कैटी जो ही फ्रेश होने के बाद सो जाते तो उसे इसी बीच ही वहीं पर किसी की आवाज सुनाई देती है, जो जागने के बाद जॉर्जी को अपने सामने देखते ही बुरा डर जाती है, क्योंकि वो उसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी, जिसे वो बार बार बाहर जाने का भी कह रही थी। लेकिन जॉर्जी के नाम मानने पर उसे करंट लगाते ही बाहर की तरफ भागने लगती है, लेकिन अब वो भी उसे छोड़ने वाला नहीं था, जिसके चीखने के बाद कैटी का पड़ोसी जैसन भी सुन लेता है, क्योंकि जॉर्जी उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। जिसके बाद वो कैटी को खामोश कराने के लिए उसे पकड़ते ही जोर जोर से जमीन पर मारने लगता है, और ऊपर से कैटी के हाथ पांव भी बांध देता है, जो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे थे। लेकिन जॉर्जी इस सब से भी नहीं रुकने वाला था, जो आखिरकार कैटी की तरफ जैसन को आता हुआ देखते उससे भी चाकू के साथ मार देता है, क्योंकि वो अब इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जिसके बाद वो कैटी का बहुत बुरी तरह रेप भी करता है, और वो भी अपने साथ। ये सब कुछ होने पर रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। तो इस सब के अलावा अब जॉर्जी भी अपनी हवास खत्म करने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने एक लड़की के साथ रेप करने के लिए दूसरे आदमी का मर्डर भी कर दिया था, जिसकी वजह से वहीं पर ही बैठे अपने भाइयों को कॉल कर देता है, ताकि वो आते ही उसकी मदद कर सके। जिनके कुछ टाइम बाद पहुंचने पर जॉर्जी की भी जान में जान आ देते हैं, जिन्हें खुद भी अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी अपने भाई को बचाने के लिए सारे सबूत एक साथ मिटाने लगते हैं। और ऊपर से जैसन पर मारा हुआ चाकू भी कैटी के हाथ में दे देते हैं, ताकि इस सब का सारा शक कैटी पर ही जाए, लेकिन वो उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकते, जिसकी वजह से निकोली कैटी को ड्रग देते ही वहीं पर बेहोश कर देता है, जो होश में आने के बाद और भी ज्यादा प्रॉब्लम में थी, क्योंकि इस बार जॉर्जी की बजाय उसका भाई निकोली बहुत ही बुरी तरह कैटी का रेप कर रहा था, जो कई लड़कियां अब इनके हाथों में आते ही बहुत बुरी तरह फंस जाती है। और सबसे बड़ी बात, वो भाग भी नहीं सकती थी, जिनके करीब अब जॉर्जी आते ही अपने भाई पर बहुत गुस्सा होने लगता है, लेकिन निकोली सबसे भी नहीं रुकता, जिससे जॉर्जी अब कैटी के ऊपर सूसू करता देखते ही लड़ने लगता है, क्योंकि वो खुद भी बुरा होने के साथ साथ कुछ अच्छा भी था, जिन्हें वहीं पर अब एवान एक दूसरे के साथ लड़ता देखते ही खामोश करा देता है, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत बुरा इंसान था, जो अब दोनों भाइयों के रूम से बाहर बैठते ही कैटी के कपड़े भी उतार देता है, जो बस अकेले ही वहीं पर होने के साथ कुछ नहीं कर सकती थी। जिसके ऊपर अब सुबह होते ही एवान आते ही पानी डाल देता है, क्योंकि अब ये तीनों भाई उसे साफ करने के लिए आए थे, जिसकी वजह से वो जॉर्जी को करीब आता देखते ही उसे भी नीचे गिरा देते हैं, लेकिन ये भी उसे छोड़ने वाले नहीं था, जो दूसरी बार भी कैटी को दोबारा से ड्रग्स की गोलियां दे देते हैं, ताकि वो बेहोश होते ही खामोश रहे। और ऊपर से जॉर्जी उसे अपने साथ कुछ कपड़े लाने का भी कहता है, ताकि कैटी उसे पहन सके, लेकिन अब वो खुद भी सामने एक विंडो देखते वहां से भागने का सोच रही थी, जिसकी वजह से सभी के जाते ही अपने मुंह में हाथ डालते वोमिट कर देती है, ताकि सारी की सारी ड्रग्स बाहर आ सके। और ऊपर से अब जॉर्जी भी वहीं पहुंच चुका था, जिसे कैटी खुद को कपड़े पहनता देखते ही वहीं पर एक हमले के साथ बेहोश कर देती है, और उसे इस सब के अलावा बहुत ज्यादा मारने भी लगते हैं, क्योंकि इन्होंने उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था। जिसके बाद विंडो से बाहर निकलते रोड पर भागने लगती है, लेकिन उसे इस सारे माहौल के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ये तीनों उसे किसी और शहर में ले आए थे, जिनकी जबान भी कैटी से अलग थी, और उनमें से कोई भी कैटी की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तभी रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर कैटी के सामने आते ही उसे अपने सीनियर के पास ले जाता है, जो खुद भी एक अमेरिकन था, और कैटी भी उसे अपने साथ होने वाली हर चीज के बारे में बता देती है, जिससे अब ऑफिसर अपने साथ स्टेशन पर लाते इन्वेस्टिगेशन करने का कहता है, लेकिन वो इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, और ऊपर से वो किसी डॉक्टर को भी अपने करीब नहीं आने दे रही थी, जो देख के ऑफिसर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि कैटी किसी भी हाल में अपने घर वापस जाना चाहते थे, जिसकी वजह से ऑफिसर कैटी के रहने के लिए रेफ्यूजी सेंटर के सीनियर को भी बुलाता है, जिसका नाम वैना था, और वो खुद भी कैटी को देख के अपने साथ ले जाते हैं, ताकि वो उसे फ्रेश होने के बाद अमेरिका
अमेरिकन एम्बेसी पहुंचा सके, जिसके बारे में कैटी जरा भी नहीं जानती थी कि ये औरत भी उसके साथ बहुत बुरा करने वाली है। जो अब कैटी का फ्रेश होने के बहाने अपने घर ले जाते ही एक रूम में ला कर देते, जहाँ पर अब हमारी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, क्योंकि जिन लड़कों ने कैटी का पहले रेप किया था वो कोई और नहीं बल्कि एना के अपने ही बैठे थे, जिनमें से अब इवान सामने आता ही कैटी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगता है, जिस सब के लिए उन्हें अपनी मॉम भी कुछ नहीं कह रहे थे और वो खुद भी कैटी को चैन के साथ बांधते वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर उनका एक फैमिली मेंबर नेक भी कैटी के साथ मिलने के लिए आया हुआ था, जिसके हाथों में कैटी इलेक्ट्रिक रॉड देखते ही बहुत डर जाती है और ऊपर से कैटी की आवाज बाहर न जाए एना भी घर में म्यूजिक फुल आवाज के साथ चला देती है, जिसके साथ अब इनका फैमिली मेंबर नेक बहुत ही बुरा सलूक कर रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से कैटी की हालत भी बहुत खराब होती जा रही थी और ऊपर से वो कैटी के प्राइवेट पार्ट को भी नहीं छोड़ता, जिसकी अब नेक के रेप करते और भी ज्यादा हालत खराब हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें उस लड़की पर जरा भी रहम नहीं आ रहा था, जो आखिर में एवान करीब जाते ही उसे बातें करने लगता है, लेकिन कैटी के एक स्लैब मारने पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसको अब ये सभी मार मार कर अधमरा कर देते हैं, लेकिन उन्हें कैटी को किसी तरह छुपाना भी था, जिसकी वजह से वहीं पर ही ग्रेव बनाते कैटी को जिंदा दफना देते हैं, जिन्हें कैटी ऐसा करने से मना भी कर रही थी, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं मानते और आखिरकार जॉर्जी के कैटी को लाकर देते ही वहीं पर दफना देते हैं, ताकि इस सब के बारे में किसी और को भी पता ना चले। लेकिन कैटी की किस्मत बहुत अच्छी थी, जो किसी तरह सैंड के फिसलते ही घर से नीचे गिरकर टनल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन कैटी फिर भी अपनी लाइफ बचाने के लिए अंदर ही अंदर आने वाली हर चीजों को खाकर जिंदा रहती है और आखिरकार एक दिन किसी तरह बाहर निकलते ही चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये टनल डायरेक्ट चर्च के साथ कनेक्ट हो रही थी, जिसे एक दिन वहाँ का फादर खाना उठाते पकड़ भी लेता है, लेकिन वो कैटी को कुछ भी नहीं कहता और ऊपर से उसे कुछ खाने के साथ साथ कपड़े भी देता है ताकि उसकी हालत अब बेहतर हो, जिन्हें कैटी लेते ही दोबारा से टनल के अंदर चली जाते हैं, क्योंकि वो खुद भी इन सभी से बदला लेना चाहती थी, जिसकी वजह से एम्बेसी के सामने आते ही वहीं पर रुक जाते हैं, जो अब तीनों को मारे बगैर यहाँ से जाना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से चर्च के अंदर जाते ही वहीं पर बाइबल पढ़ने लगती है, जिसे फादर भी देख रहा था, लेकिन वो उसे बिना बताए वहाँ से चली जाती है, जिसके सारे प्लान के बारे में अब फादर बाइबल पढ़ते ही जान जाता है, जिसके ऊपर वेंजेनेस इज माइन लिखा हुआ था और वो इस सब के बारे में पुलिस अफसर को भी बता देता है, क्योंकि फादर इतना तो जान गया था कि इस लड़के के साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, जो अब सुबह होते ही जॉर्जी के सामने आते कॉफी रखते ही वहां से चली जाती है, जिससे वो खुद भी देख लेता है, लेकिन कैटी का पीछा करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसके टनल के अंदर आने पर कैटी उसे मारते ही बेहोश कर देती है, जो अब होश में आने के बाद खुद को बंधा हुआ देखते बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि कैटी अब उनके साथ भी वैसा कर रही थी जैसा उन्होंने उसके साथ किया था और ऊपर से वो जॉर्जी को बहुत जख्मी भी कर देती है, जिसके बारे में पुलिस अफसर जरा भी नहीं जानता था, क्योंकि अब इसके बाद निकोली की बारी थी, जिसे वो पब में ड्रग्स वाली वाइन पिलाते ही हैरान कर देते हैं, लेकिन वो खुद भी अपनी जान बचाने के लिए वॉशरूम के अंदर जाते वॉमिट करने लगता है, जिसके सामने अब वहीं पर कैटी आते ही मारकर अनफ्लैश बाथ में डुबाने लगती है और वो ये सब उस टाइम तक करती रहती है जब तक वो मार नहीं जाता और वो खुद भी निकोली का काम तमाम करते वापस टनल के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर जॉर्ज सिर्फ और सिर्फ कैटी से माफी मांग रहा था। अब अगली सुबह आने के बाद जब नेक चर्च में था तो इसी बीच वो अपने सामने कैटी को देखते ही बहुत डर जाता है और जो ही उसका पीछा करने लगता है तो कैटी इसी बीच सामने आता ही नेक को भी बेहोश कर देती है, जो होश में आता ही एक बेड के साथ बंधा हुआ था जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायर लगी हुई थी और कैटी खुद भी उसे इलेक्ट्रिक रॉड के साथ बहुत टॉर्चर करने लगती है जैसा उसने किया था और आखिर में सभी वायर को कनेक्ट करते ही नेक को करंट लगाते मार देती है, जिसके बाद अब बारी थी एना की, जो अपने घर को उजड़ा हुआ देखते ही सबके बारे में जान जाती है और कैटी खुद भी उसे सभी की तरह बेहोश करते टनल के अंदर गिरा देती है, जहाँ पर वो होश में आने के बाद कैटी की तरह ही बॉक्स के अंदर बांधती है और वो उसे मारते ही अधमरा कर देती है, जिसका बेटा इवान अब घर पहुंचते ही सबके बारे में जान जाता है, क्योंकि अब पुलिस अफसर को भी फादर ने सब कुछ बता दिया था कि वो अपने साथ बुरा करने वाले सभी लोगों को मार रही है, जिसके बाद ऑफिसर फादर के कहते ही टनल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर अब इवान जॉर्जी को देखते ही बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसे अब कैटी सामने आते ही बेहोश करते बांध देती है और इसे तो बाकी सभी से बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है और इस सब के अलावा इवान के प्राइवेट पार्ट को भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है, जितने में वहीं पर अब पुलिस अफसर भी पहुंच चुका था और वो बिना देर किए कैटी पर गन फायर कर देता है, जिसका फायदा उठाते इवान जो ही कैटी को पकड़ता है तो इसी बीच ऑफिसर भी गुस्से में आकर उसे शूट कर देता है, जिसके मरने के साथ साथ कैटी का बदला भी पूरा हो चुका था, जो अब इसी के साथ ही सुबह होते अमेरिकन एम्बेसी में पहुंच जाती है ताकि अपने शहर में वापस पहुंच सके और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी भी खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।